नमस्कार साथियों, शेखावाटी कोचिंग रेनवाल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूँ वो है आर्थिक समीक्षा 2022-23। आर्थिक समीक्षा 2022-23 और ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साल भर का डेटा इसमें छप जाता है और आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स है, अगले साल भर में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाली है उसमें आर्थिक समीक्षा के ऊपर आधारित खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरे वो साथी, वो विद्यार्थी जो कई सालों से कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें आर्थिक समीक्षा की इम्पोर्टेंस का भी पता है। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए वो सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट जो डेटा है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आर्थिक समीक्षा के बारे में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है आर्थिक समीक्षा के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23, आर्थिक समीक्षा 2022-23, जबकि मैंने आपको बजट जो पढ़ाया था दोस्तों, वो बजट था राजस्थान बजट 2023-24। ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा है लेटेस्ट 2022-23 और बजट है 23-24 का। क्यों? क्योंकि जो आर्थिक समीक्षा होती है वो पिछले वर्ष के बारे में जारी की जाती है और बजट होता है वो आगामी वर्ष के बारे में होता है। जैसे मैं यहीं पे लिख दूं कि ये तो पिछले वित्त वर्ष का हिसाब होता है, पिछले वित्त वर्ष की समीक्षा है कि पिछले वित्त वर्ष में आपने क्या क्या काम किया, कौन सी योजनाएं पूरी हुई, कहाँ तक हम सफल हुए। जबकि बजट में क्या होता है, बजट में जो आगामी वर्ष है, आगामी वित्त वर्ष, ये आगामी वित्त वर्ष के बारे में, आगामी ये वित्त वर्ष क्या होता है। तो दोस्तों, भारत में जो वित्त वर्ष है वो चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो वित्त वर्ष है उसके बारे में ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये तो जो है आर्थिक समीक्षा वो होती है पिछले वर्ष के बारे में और बजट होता है आगामी वर्ष के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही याद रखें, आर्थिक समीक्षा पिछले वित्त वर्ष की होती है और बजट समीक्षा, जो बजट होता है वो आगामी वर्ष का होता है। तो आई होप समझ में आ गई होगी बात। आर्थिक समीक्षा 2022-23 जबकि बजट चलता है 2023-24। अगला प्रश्न हम देखें, आर्थिक समीक्षा के आंकड़े कौन जारी करता है। तो दोस्तों, आर्थिक समीक्षा के आंकड़े जारी करता है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान जयपुर। तो आप इस प्रश्न को याद रखें, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है वो आर्थिक समीक्षा के आंकड़े जारी करता है। तो इस स्क्रीन पे आपके लिए केवल 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन की ये वित्त जो आर्थिक समीक्षा होती है पिछले वर्ष की होती है, ठीक है, बजट आगामी वर्ष का होता है और इसे जारी करने वाला है कौन सा, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। अगली स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं एक मंत्री महोदय दिख रहे हैं जो है मंत्री सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार। यहाँ पर मैं बात करूँ कि राजस्थान के वित्त मंत्री का काम है ये सब कुछ बताना। तो फिलहाल राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, तो राजस्थान के वित्त मंत्री तो है श्रीमान अशोक गहलोत, ठीक है, श्रीमान अशोक जी गहलोत क्या है, वित्त मंत्री हैं। तो उनके आदेश पर ये काम होता है। लेकिन इस सांख्यिकी को तैयार कौन करता है, तो तैयार करता है सांख्यिकी विभाग। और सांख्यिकी विभाग के जो मंत्री हैं अभी वो है माननीय गोविंद राम मेघवाल। कौन है, गोविंद राम मेघवाल। ये जो तस्वीर में आपको महाशय दिख रहे हैं वो गोविंद राम मेघवाल जी हैं और ये सांख्यिकी विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो राजस्थान के वित्त मंत्री अशोक गहलोत और सांख्यिकी विभाग के जो कैबिनेट मंत्री है वो कौन है, गोविंद राम मेघवाल। अगली स्लाइड पे आपको फिर से एक फोटो दिख रही है और फोटो से आप पहचान पा रहे होंगे, ये है अशोक जी चांदना जो कि राज्य मंत्री सांख्यिकी विभाग है। अशोक जी चांदना ये है राज्य मंत्री सांख्यिकी विभाग। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि सांख्यिकी विभाग के मंत्री कौन, तो गोविंद राम मेघवाल। राज्य मंत्री कौन, तो अशोक चांदना। और मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री कौन, अपने अशोक जी गहलोत। इससे अगले प्रश्न पे चलें कि आखिर ये होती क्या है। आर्थिक समीक्षा जो मैंने आपको शुरू में बताने की कोशिश की वो यहाँ पे आप देखें। आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाता है। आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया जाता है और प्रतिवर्ष किया जाता है।
प्रति वर्ष किया जाता है, जिसे राज्य के बजट की प्रस्तुति के समय राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा कब पेश की जाती है? बजट प्रस्तुति के समय। यानी कि जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट के समय पहले तो बताते हैं पिछले साल के डेटा, पिछले साल का बताते हैं कि पिछले साल हमने क्या क्या काम किया, ठीक है। और वो तो किसके रूप में? आर्थिक समीक्षा के रूप में। और इस अगले साल हम क्या करने वाले हैं, वो होता है बजट। तो बजट पेश करने से पूर्व, यानी बजट पेश करने के समय या उससे एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। कहाँ पेश की जाती है? राज्य विधानसभा में। प्रश्न यहाँ से भी हो सकता है कि जो राज्य की आर्थिक समीक्षा होती है वो कहाँ पेश की जाती है? राज्य विधानसभा में। कब की जाती है? बजट प्रस्तुति के समय या उससे पूर्व। अब होती क्या है आर्थिक समीक्षा? यहाँ लाइनें आप देख लें। आर्थिक समीक्षा 2022-23 राज्य का एक प्रमुख प्रकाशन है जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक विश्वसनीय और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें राज्य की आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक विकास में प्रगति, बुनियादी सामाजिक सेवाएं, राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक इसमें शामिल होते हैं। यानी पिछले वित्त वर्ष में जो भी कुछ काम राज्य में हुए उन सब का लेखा जोखा इसमें होता है। अब दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं सबसे महत्वपूर्ण डेटा जो एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। और आर्थिक समीक्षा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक अगली आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाती सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करते हैं। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ, आर्थिक समीक्षा में जो चीज़ छप जाती है वो एग्जाम का मैटर बन जाती है। जैसे पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि पिछली बार भी जलवायु खंड छपे थे, कृषि जलवायु खंड, और हर एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे थे। इस बार भी छपे, इस बार भी ट्रेंडिंग में रहेंगे। तो जो डेटा इसमें आ जाता है वो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आर्थिक समीक्षा पे आता हूं मैं। आर्थिक समीक्षा में आप देख पा रहे हैं आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, और सबसे पहले सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, फिर कुछ लिखा है स्थिर 2011-12 मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, ये सब। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आखिर ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है, ठीक है। जैसे इसको बोला जाता है GDP और P, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इस सकल घरेलू उत्पाद, और यहां पर राज्य लग गया तो स्टेट, और SGDP। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कैसे? SGDP बोलेंगे। वैसे GDP नेशन की हो जाती है, यहाँ पर स्टेट की तो SGDP बोलेंगे। ये होती क्या है? देखो पहले GDP की बात बताता हूँ। आखिर GDP क्या चीज़ होती है? GDP होती है दोस्तों किसी भौगोलिक क्षेत्र में, मैं क्लियर स्क्रीन ले लेता हूँ आपके लिए, ये क्या चीज़ है। तो देखो GDP क्या चीज़ है, यानी जैसे हमने कहा सकल घरेलू उत्पाद, ये है किसी भौगोलिक क्षेत्र, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वर्ष भर में, यानी जो निश्चित समय था उस वर्ष भर में समस्त प्रकार के उत्पाद प्लस सेवा का अंतिम मूल्य, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वर्ष भर के उत्पाद और सेवा का अंतिम मूल्य होता है, वो कहलाता है GDP, सकल घरेलू उत्पाद। आप यूँ मान लीजिए पूरे भारत की बात करें, या अगर हम एक बार राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र में 1 अप्रैल से 31 मार्च, इन 12 महीनों के दौरान जितना भी उत्पादन हुआ और जितनी सेवा हुई, उससे जितनी भी उसकी जो कीमत बनी, उसकी जो अंतिम मूल्य या उसकी जो अंतिम जो कीमत है, वो कीमत क्या कहलाती है? GDP कहलाती है। और अगर ये किसी राज्य की होती है तो हम क्या बोलते हैं? इसे SGDP। तो सबसे पहले तो आप सकल घरेलू उत्पाद है उसकी परिभाषा याद रखें। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वर्ष भर में होने वाले उत्पादन और सेवाओं का अंतिम मूल्य का जो योग है वो GDP कहलाता है। तो दोस्तों एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी आपके कि GDP क्या चीज़ है, ठीक है। तो GDP क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में, यहाँ हम बात करें कि राजस्थान में पूरे 1 साल के दौरान जो जो कुछ काम हुए, ठीक है, जितनी सेवा और जितना उत्पादन हुआ उसका अंतिम मूल्य, वो क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब यहां पर देखें कि इसको दो चीजों पर रखा गया है, एक तो स्थिर मूल्यों पर और एक प्रचलित मूल्यों पर। ठीक है, तो स्थिर मूल्य क्या है 2011-12। ये प्रश्न बन सकता है कि स्थिर मूल्य का वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य किस वर्ष का माना गया है, तो 2011-12 का माना गया है, और एक चलेगा प्रचलित मूल्यों पर। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि ये स्थिर मूल्य क्या होता है। यूं मान लीजिए किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य में बराबर उतार चढ़ाव बना रहता है। बराबर क्या बना रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है। तो कभी किसी चीज की कीमत कम, किसी की ज्यादा। तो राज्य सरकारें या जो सरकारें वो क्या करती है, किसी एक ऐसे वर्ष को चुनती है जिस वर्ष के दौरान उस वस्तु या उस सेवा के मूल्य में परिवर्तन कम से कम आया हो, यानी लगभग स्थिर रही हो। मान लीजिए कोई चीज 1000 रुपए की थी, जैसे मान लीजिए मैं गेहूं का एग्जांपल लेता हूं। गेहूं है किसी जमाने में, जैसे मान लो 2011-12 में 1000 रुपए क्विंटल रहा, कभी 1010 हो गया, कभी 1020 हो गया, कभी 990 हो गया, यानी कुल मिला के ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। और कुछ ऐसे जैसे वर्तमान में देखें तो गेहूं के भाव यूं मान लो 2500 रुपए क्विंटल है। तो जो जीडीपी है, जो उत्पादन का मूल्य हम निकालेंगे वो दो तरीके से निकालेंगे। एक तो कि 2011-12 में उसका क्या मूल्य था। अब आप कहोगे 2011-12 का क्यों निकालें, क्योंकि 2011-12 में जो चीजें थी, जो वस्तुएं थी, उनकी कीमत में बहुत कम परिवर्तन आया था, यानी यूं 10, 5, 20 रुपए का परिवर्तन है, ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। तो कीमतें क्या मान ली गई दोस्तों, स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, आप यहां पर ये ध्यान देंगे कि स्थिर मूल्य वर्ष कौन सा निर्धारित किया गया है, तो 2011-12। तो एक तो हम स्थिर मूल्यों के ऊपर क्या करेंगे, पूरी जीडीपी निकालेंगे, और एक प्रचलित मूल्यों के ऊपर निकालेंगे। चलिए ये समझ की बात। अब याद जो करना है वो देखो, यहां पे आप देखें 2022-23 में ये राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद रहा है। देखिए गिने तो ये है 7,99,000। 7.99 कर दो आप, 7.99 लाख। और डेटा किस में बताना है, करोड़ में। किस में बताना है, करोड़ में, यानी 7.99 लाख करोड़ ये राजस्थान का जीडीपी था। किस पे, स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर। फिर से ध्यान दे लें, सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 के मूल्यों पर देखा जाए तो 2022-23 में कितना रहा, 7.99 लाख करोड़। और इसी चीज को अगर प्रचलित मूल्यों पर देखा जाए तो ये हो जाएगा 14 लाख करोड़। कितना, 14 लाख करोड़। अब आप मेरी बात पे ध्यान दें, सकल मूल्य उत्पाद, राजस्थान का सकल मूल्य उत्पाद 2022-23 में प्रचलित मूल्यों के आधार पे देखें तो 7.99 लाख करोड़, और प्रचलित यानी वर्तमान की कीमतों पे देखें तो 14 लाख करोड़। सबको पता है भाई 2011-12 के मुकाबले 22-23 में तो चीज़ों का मूल्य बढ़ा ही है। आज जो उत्पादन हुआ, अगर उस पे, यहाँ सीधा मतलब है आज जो उत्पादन हुआ उसे अगर 2011-12 की कीमतों से टोटल करेंगे तो 7.99 लाख करोड़ आएगा, और वर्तमान की कीमतों से देखें तो वो 14 लाख करोड़ आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, आप यहाँ पे याद रखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर 7.99 लाख करोड़, और प्रचलित मूल्यों पर 14 लाख करोड़। क्या याद करें, 7 लाख 14 लाख, 7 लाख 14 लाख, 7 लाख करोड़ स्थिर पे और 14 लाख करोड़ प्रचलित पे। सीधा सा काम है, याद हो जाएगा। अगला देखें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, यानी कि 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में कितना चेंज आया, कम हुआ, ज्यादा हुआ। तो देखो यहां पर भी आपके लिए प्रचलित कीमतें और स्थिर कीमतें दो चीजें हैं। तो पहले स्थिर कीमतों की बात करूं तो स्थिर कीमतों पर इस बार हमने 8.19% वृद्धि दर्ज की है, 8.19%, और प्रचलित मूल्यों पर हमने 16% की वृद्धि दर्ज की है। ध्यान रखना, यहां आपने 7 और 14 याद किया था, यहां पर आपको 8 और 16 याद करना है। 7, 14, 8, 16। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी रही, तो हम कहेंगे प्रचलित, स्थिर पे तो कम रहेगी,
जाहिर सी बात है 10 साल पहले भाव कम थे तो स्थिर पे कम और प्रचलित पर ज्यादा, तो स्थिर पर तो प्रचलित पर तो सॉरी स्थिर पर तो रहेगा 8 और प्रचलित पर रहेगा 16। तो अब क्या याद करें, याद ये करें यहाँ पर 8% और यहाँ पर 16%। दोस्तों आई होप याद हो गया होगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर स्थिर कीमतों पर देखेंगे तो 7.99 लाख करोड़ और प्रचलित कीमतों पर देखेंगे तो 14 लाख करोड़, और वृद्धि देखेंगे तो स्थिर कीमतों पर 8% और प्रचलित कीमतों पर 16%। 7, 14, 8, 16 आराम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देखो जो दूसरे जो डेटा, अभी तक दोस्तों आपको मैंने 4 चीजें याद करवाई है, 7, 14, 8, 16, 7, 14, 8, 16, बस इससे आप थोड़ा सा रिपीट कर लें। 7, 14, 8, 16 ये तो है क्या, जो आपकी SGDP है, SGDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये आपका जो 7 है वो तो स्थिर पर और ये प्रचलित पर, और ये है आपकी वृद्धि दर स्थिर पर और प्रचलित पर। ठीक है, अब आ गया आपका सकल राज्य मूल्य वर्धन। सकल राज्य मूल्य वर्धन ये भी देखो स्थिर कीमतों पर चलेगा और फिर प्रचलित कीमतों पर चलेगा, स्थिर और प्रचलित। यहां इसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और साथ में लग गया S तो S को यहां लगाए SGVA, सकल राज्य मूल्य वर्धन। सकल राज्य मूल्य वर्धन ये चीज क्या होती है पहले तो ये समझे। SGVA क्या चीज है, सकल राज्य मूल्य वर्धन क्या चीज है। तो दोस्तों यूं मान लें कि अपनी जो संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण क्या है अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र माने जाते हैं। 3 क्षेत्र, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र, 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, वो क्षेत्र जिसमें हमें प्रकृति के द्वारा बनी बनाई चीजें प्राप्त होती है, चाहे खनिज पत्थर हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे फसलें हो, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, तो वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। और प्राथमिक क्षेत्र को मुख्यतः क्या मान लेते हैं, कृषि क्षेत्र मानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को सबसे मुख्यतः कौन सा भाग आ जाता है, कृषि क्षेत्र आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र जिसमें आपको कृषि क्षेत्र से प्राप्त या प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त चीजों का प्रसंस्करण करते हो आप और उससे नई चीजें बनाते हो, ठीक है, वो हो जाता है द्वितीय क्षेत्र। और इसके लिए किसकी जरूरत होती है, उद्योगों की। तो आपका दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया, उद्योग, ठीक है। और तीसरा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र, जिसमें न कोई उत्पादन होता है और न ही कोई वस्तु बनाई जाती है, केवल सेवा क्षेत्र होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया पहुंचाया जाता है। तो देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इन्हीं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है कृषि वर्ग, उद्योग वर्ग और सेवाएं। कृषि, उद्योग और सेवाएं ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्रों को बता देती है। यानी जितनी भी उत्पादन की इकाइयां हैं वो इन 3 क्षेत्रों में बांट दी गई, कृषि, उद्योग और सेवाएं। यानी कि अगर राजस्थान में अगर 100 रुपये उसकी GDP है, 100 रुपये उसकी क्या है, GDP है, तो उसमें इन 3 चीजों का भाग होगा। कृषि ने कितना दिया, उद्योग ने कितना दिया, सेवाओं ने कितना दिया। आ गई बात समझ में। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा था, एक तो कितना 7.99 लाख करोड़ और 14 लाख करोड़, यही पढ़ा था ना, ये स्थिर पर और ये प्रचलित पर। इसके 3 भाग हमें करने पड़ेंगे कि किसने कितना % दिया। आई होप समझ में आ गई होगी बात। जो हमने सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा था, उस सकल घरेलू उत्पाद में इन क्षेत्रों का कितना कितना योगदान था। देखो सबसे पहले कृषि, कृषि का योगदान है दोस्तों 28.50%। उसके बाद में उद्योग, उद्योग का देखो 27.76, और सेवाओं का है दोस्तों 43.74। यानी कि अगर राजस्थान की पूरी GDP को आप 100 रुपये मान लेते हो, क्या मान लेते हो, 100 रुपये, तो 100 रुपये में से 28 रुपये 50 पैसे तो कहाँ से आए, कृषि से आए। उसके बाद 27 रुपये 76 पैसे कहाँ से आए, उद्योग से, और 43 रुपये 74 पैसे ये कहाँ से आए, सेवाओं से आए। अब यहाँ से पर्सन, अगर आपको आगे सिलेबस में कृषि पढ़नी है तो कृषि का GDP में योगदान पूछा जा सकता है, उद्योगों का पूछा जा सकता है, या सेवा क्षेत्र का पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है
कि राजस्थान की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है, और ऑप्शन मिले हैं आपको कृषि, उद्योग और सेवाएं, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सेवा क्षेत्र का, सबसे कम किसका, उद्योग का, और फिर कृषि आती है नंबर 2 पर, कम में भी और ज़्यादा में भी। ध्यान रखना, सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, सबसे कम किसका है, उद्योग का। अगर बिना पढ़े अपने से प्रश्न पूछा जाए तो हम कृषि को सबसे कम बताएंगे कि उत्पादन कम ही होता है राजस्थान में। तो जो आपका SGVA सकल राज्य मूल्य वर्धन है, उसको अगर हम स्थिर कीमतों के आधार पे देखें तो कृषि का 28, उद्योग का 27 और सेवाओं का 43, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखो, इसी सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी जो SGVA है, उसको आप प्रचलित कीमतों पर मैच करो, प्रचलित बुनियादी कीमतों पर। भाई ये तो 2011-12 के हिसाब से की कीमतों पर था, यहाँ वाली कीमतों पे क्या आ रहा है, तो सेम चीज है, केवल मूल्य प्रचलित है, 2022-23 का मूल्य लिया गया। कृषि क्षेत्र 28.95, उद्योग 27.31 और सेवाएं 43.74, यानी कि कुल मिला के कोई वेरिएशन नहीं है स्थिर पे और प्रचलित पे। देखो 2850, 2895 थोड़ा सा बढ़ा है, 2776, 27 और 4374, 4374, तो दोनों में सेम है। बस आपको याद क्या करना, 28, 27, 43, 28, 27, 43। अभी तक दोस्तों मैंने क्या क्या चीजें याद करवाई आपको, 7 लाख, 7.99 लाख करोड़ याद रखो, 14 लाख करोड़ याद रखो, 8% याद रखो, 16% याद रखो, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 28, 27 और 43 याद रखो, 28, 27, 43 याद रखो, काम हो जाएगा आपने। ओके, चलिए आगे निकलते हैं, और मैं सारी चीज फिर से रिपीट मार देता हूं अभी आपके लिए, क्योंकि लास्ट में बहुत ज्यादा सा महसूस होने लग जाएगा। पहले बात करूं SGDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, कितना, 7.99 और 14 लाख करोड़, यही याद करोगे ना, 7 लाख 14 लाख। उसके बाद में इनकी वृद्धि दर, SGDP की वृद्धि दर आप देखें तो मैंने कितनी बताई, 8% और 16%, स्थिर पे 8 और प्रचलित पर 16, कोई समस्या नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया SGVA सकल राज्य मूल्य वर्धन, तो उसमें मैंने आपको 3 फैक्टर बताए, ये आपका 28, उसके बाद 27 और उसके बाद 43। 28 का मतलब है एग्रीकल्चर, कृषि, 27 का मतलब है उद्योग, और 43 का मतलब क्या है, सेवा। बस अभी तक केवल 6 फैक्ट याद करने हैं, 7, 14, 8, 16, 28, 27 और 43। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। अब अगली जो कंसेप्ट है अपनी, वो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। पहले आ रहा था शुद्ध की जगह सकल, अब की बार है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, आप ये मान लीजिए फर्स्ट टाइम तो आपने कहा था कि मैंने इतना उत्पादन और इतनी सेवा की, जिसके बदौलत यूँ मान लो कि मैंने एक कार बनाई, ठीक है, उस कार में कि एक कार थी, जैसे मान लो मैंने एक कार बना के 2 लाख रुपए में बेच दी, तो पहली बार में तो आपने कहा ये 2 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया, उत्पादन हो गया, 2 लाख का क्या हो गया, उत्पादन हो गया। लेकिन फिर आप जोड़ने बैठते हो, क्या पूरे के पूरे 2 लाख रुपए तेरे बच गए क्या, कि नहीं यार बचे तो नहीं, फिर कि उसमें से मेरे 50,000 रुपए के तो मशीन के पुर्जे लग गए, मशीनें लग गई, और 30,000 रुपए का क्या हो गया, मेरे मजदूरी लग गई, यानी 80,000 रुपए तो मेरे इस पे क्या आ गया, खर्चा आ गया। अब आप बताओ उसके पास शुद्ध आय कितनी बची, तो शुद्ध आय तो 1,20,000 ही बची ना। तो इसका मतलब जो आपका सकल घरेलू राज्य जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, उस चीजों में, उस उत्पादन में, उस सेवा में जितना खर्चा हो गया, उस खर्चे को आप निकाल दोगे, फिर आपके बचेगी शुद्ध उत्पाद या शुद्ध आय। तो यहां पर मैं इस चीज को समझा दूं कि आप यूं कर लें, जैसे मान लो ये आपका, यहां पे मैं लिख रहा हूं थोड़ा ठीक रहेगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से आप माइनस कर दें क्या, लागत, आप इसमें से अपनी लागत यानी जो मूल्य ह्रास है या जो लागत है उसको घटा दें। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से लागत घटा दें, लागत घटा दोगे तो जो शेष बचेगा वो बचेगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद।
किसी चीज को कोई टेबल आपने बना के 500 रुपये में बेची है, वो तो हो गया क्या, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। लेकिन उसको बनाने में अगर आपके 300 रुपये खर्च हो चुके हैं तो फिर आपकी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना बचा, 200 ही बचेगा ना। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लागत या मूल्य ह्रास को मिटा देंगे तो बचेगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो ये भी समझ में आ गया होगा, पहले जो कमाया था, पहले जो 500 बता रहे थे उसकी जगह कितने आ रहे हैं, 200, यानी कम होगा। अब की बार आपकी आय क्या होगी, कम होगी। ठीक है, बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसको भी आपको दोनों कीमतों पे मैच करना पड़ेगा, स्थिर कीमतों पर, प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर कीमतें 2011-12 वाली, और ये कहती है कि राजस्थान का जो सकल घरेलू शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना रहा है, 6.94 लाख करोड़, 6.94 लाख करोड़। और प्रचलित मूल्यों पर कितना रहेगा, 12 लाख करोड़। कितना, 12 लाख करोड़। आप फिर देख सकते हैं पहले अपने पास ये कितना था भाई, ये था अपने पास वहां पर 7.99 था ना सकल में, और ये कितना था, 14 लाख था। लेकिन जब आपने इसको शुद्ध किया यानी इसमें से लागत निकाली तो 7.99 का तो कितना हो गया, 6.94, और यहाँ 14 लाख का कितना हो गया, 12 लाख। सिंपल है काम, कंसेप्ट आ रही होगी समझ में कि पहले जो आया था उससे कम आएगा, शुद्ध में कम आएगा। ठीक है, अब यहां पर याद क्या करें, यहां पर याद करो 6 और 12, बस इतना ही करो। कितना, 6 और 12, 6 लाख करोड़ क्या है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, और स्थिर कीमतों पर और प्रचलित पे क्या आ गया, 12 लाख करोड़। वहां पे आप 14 लाख बोलते थे, इसकी जगह 7 बोलते थे, यहाँ पर आपको कितना बोलना है, 6 और 12। तो नया फैक्ट याद हो गया, 7 और 14 याद करो, 8 और 16 याद करो, और उसके बाद में एक क्या था अपना 28, 27 और 43 याद करो, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 6 और 12 याद करो। यही तो है अपना डेटा। इसी डेटा को तो याद करना था हमें कि शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसके मुकाबले कम होगा, तो कम है 7 की जगह 6 और 14 की जगह 12। वृद्धि दर 8-16, और ये आपका SG जो वैल्यू एडेड वाला है। अब उसके बाद अगली कंसेप्ट देखो, अगली जो चीज है वो कहती है प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इसके ऊपर भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रति व्यक्ति आय भी आपके 2 आधारों पर है, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित मूल्यों पर, स्थिर और प्रचलित। अब देखो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, देखो इसके लिए है राज्य की शुद्ध घरेलू, राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद, राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी ये वाला राज्य के शुद्ध घरेलू अनुपात में आप उत्पाद में आप भाग दे दो वहां की जनसंख्या का, भाग दे दो किसका, उसकी जनसंख्या का। यानी पहले जो हुआ उसमें से आपने खर्चा काट दिया, अब जो शेष बचा उसमें आप जनसंख्या का भाग दे दो। तो यहां पर जैसे राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना बचा था अपने पास, स्थिर कीमतों पर तो 694, यहां पर कितना 12 लाख। ठीक है, इसमें आप भाग दे दो 6,85,00,000 का, जो जवाब आएगा वो आएगा प्रति व्यक्ति आय। ध्यान देना, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग देते हैं तब, सकल मत कर देना, सकल में नहीं होता, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में खर्चा काट के जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन में आप जनसंख्या का भाग दे दो, प्रति व्यक्ति के हिस्से में उत्तर रुपए आ जाएंगे। देखो यहाँ पर पहले है स्थिर कीमतों के आधार पर, तो स्थिर कीमतों के आधार पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति जो आय है वो है 86,134 रुपए। कितनी, 86,000, सीधा सीधा याद कर लो 86,000। ये तो कब, जब हमने सारे उत्पादन की कीमत 2011-12 वाली लगाई तब। और अब प्रचलित मूल्य पर देखें तो चीजों का मूल्य ज्यादा होगा, उसमें आप भाग दे रहे हो तो कितना आ रहा है, 1,56,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है प्रति वर्ष की। क्या समझ में आया, प्रति व्यक्ति आय 2 है, एक तो कौन सी 86,000 और एक है 1,56,000। $1,56,000। आ गई बात समझ में। अब आप ये तो अंदाजा लगा लोगे कौन से वाली कौन से पर आधारित है, कम है वो 2011-12 वाली यानी स्थिर है, और जो ज्यादा है वो प्रचलित है। सभी में देख लेना, कम वाला स्थिर का है और ज्यादा वाला प्रचलित का है। तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 86,134 रुपए प्रति वर्ष।
ये प्रति वर्ष की आय है भाई, किसके आधार पर? स्थिर कीमतों के आधार पर, और प्रचलित कीमतों के आधार पर 1,56,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान के एक आदमी की। आई होप समझ में आ गई होगी बात। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में जनसंख्या का भाग देने पर जो इनकम प्राप्त होती है वो प्रति व्यक्ति आय है प्रति वर्ष की। अब स्थिर कीमतों लोगे तो 86,000, प्रचलित कीमतों पे निकालोगे तो 1,56,000। चलिए इससे आगे अगले फैक्ट पे आते हैं। अगला जो फैक्ट है वो किस बारे में है देखते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन, कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। कुल खाद्यान्न उत्पादन कि 2000 यहाँ पे जो 22-23 था और यहाँ पर ये 21-22 है कि 2022-23 में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ, तो आप याद रखोगे 253.99 लाख मैट्रिक टन, यानी 254 भी कह सकते हो, 253.99 या 254 लाख मैट्रिक टन कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ था राजस्थान में। सीधे सीधे प्रश्न, चाहे आपका नगर पालिका का EORO का एग्जाम हो, चाहे RS का एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना? 253.99 लाख मैट्रिक टन। ओके। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 134.65। और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, जो आपसे ऊर्जा के मामले में, ऊर्जा का चैप्टर अगर आपके सिलेबस में है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो क्या लिखा है, अधिष्ठापित क्षमता या ऊर्जा। इसका मतलब है कि 2022-23 के दौरान राजस्थान में कुल कितनी ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता थी, कितने संयंत्र स्थापित हो चुके थे, टोटल प्रोडक्शन कितना। तो देखो स्थापित की हुई ऊर्जा की क्षमता कितनी है, ये मेगावाट में हमें गिननी है तो कितनी? 23,487 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता राजस्थान के पास प्राप्त हो गई थी 2022-23 में। इस साल अपना टारगेट है इससे भी ऊपर का है। याद रखना है तो आपको क्या रखना है, ये कितनी है, तो देखो 2, 3, 4, 8 और 7, ठीक है। 2, 3, 4, 8, 7, 2, 3, 4 से आप काम चला लोगे, बाकी तो और देखा जाएगा। पिछले साल कितना था देखो, 2, 3, 4, 5, 2, इस बार है 2, 3, 4, 8, 7। चाहे तो आप ऐसे कि 2, 3, 4 आपने कर दिए, सोचो 2, 3, 4 को इससे गुणा कर दो, इससे प्लस कर दो, 4 दूनी 8 और 4 3 7। 2, 3, 4, 8, 7 ये आपको याद करना पड़ेगा। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 2, 3, 4, 8, 7, यानी कि 23,487 मेगावाट। कितनी? 23,487 मेगावाट। और 1% जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा? वो है आपका 253.99 मेगावाट। आगे बात करते हैं, तो एक बार मैं सारी चीजें रिपीट मार देता हूं आपके लिए, सारी चीजें एक बार रिपीट मार देता हूं, आपको भी लगेगा कि इतनी बड़ी क्लास में मेन सार तो यही था। सबसे पहले मैं लिखता हूं सकल, जो सकल या जिसको मैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें आपको क्या याद करना था? इसमें आपको याद करना था एक तो 7.99 लाख करोड़, और फिर था 14 लाख करोड़। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि दो दो क्यों बता रहा हूं? ये स्थिर कीमतों पर है, ये प्रचलित पर है। ओके। नंबर 2 पर इस SGDP में वृद्धि कितनी हुई? SGDP में वृद्धि हुई थी 8% और 16%, यही हुई थी ना, 7, 14, 8, 16। उसके बाद में हमने पढ़ा था सकल राज्य मूल्य वर्धन, सकल राज्य मूल्य वर्धन, जिसमें हमने पढ़ा था कृषि, उद्योग और सेवा। यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं आपके लिए, कृषि, उद्योग और सेवा 28, 27 और 43, और सेम आया था 28, 27 और 43। ये स्थिर पे था, ये प्रचलित पे था, सेम कहानी थी, कोई चेंज नहीं था। उसके बाद में हमने पढ़ा था सकल की जगह हमने पढ़ा था शुद्ध, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद,
और इसमें हमने कहा था कुछ कम होगा, इसमें से कुछ कम होगा, तो हमने पढ़ा था 6 लाख और 12 लाख करोड़। एक 6.94 आ रहा था, लेकिन मैं इसे सीधा 6 लाख करोड़ लिख रहा हूँ, यहाँ पर 12 लाख करोड़ लिख रहा हूँ। यही था, यहाँ पे 714 था, यहाँ पे शुद्ध करने के बाद 6 और 12 रह गया। इसके बाद मैंने आपको बताया प्रति व्यक्ति आय, PCI। तो एक तो मैंने आपको बता दी 86,000 और एक बता दी मैंने 1,56,000। 86,134 और 1,56,000 आगे जो भी डिजिट्स थी वो, ये स्थिर पर, ये प्रचलित पर, यही था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कुल खाद्यान्न उत्पादन। तो खाद्यान्न उत्पादन था 253.99 लाख मैट्रिक टन। और फिर हमने पढ़ा था ऊर्जा, वो क्या थी 2, 3, 4, 4 दूनी 8 और 4 3 7, ये था आपका मेगावाट। ये था आपका आर्थिक समीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका सेशन आज आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, आप इसे पढ़ें समझें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और अगला वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, तो तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।